मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, अलवर, पुनः इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। और हम पढ़ रहे थे प्लेटो के नागरिकता विषयक विचार, अरस्तु के नागरिकता विषयक विचार। अरस्तु के नागरिकता विषयक विचारों में हमने पढ़ा कि पहले यूनान के समय क्या प्रचलित अवधारणाएं थी, उनके गुरु प्लेटो के क्या विचार थे और अरस्तु नागरिकता के बारे में क्या विचार रखते हैं। पहले निषेधात्मक दृष्टिकोण से और फिर सकारात्मक दृष्टिकोण से, अर्थात नागरिक कौन नहीं है इसके बारे में अरस्तु पहले चर्चा करते हैं कि केवल निवास करने से कोई व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकता, अभियोग चलाने जैसे कानूनी अधिकार होने से कोई नागरिक नहीं हो जाता, बच्चे और वृद्ध नागरिक नहीं हो सकते, मताधिकार से वंचित निष्कासित व्यक्ति भी नागरिक नहीं हो सकते और वंशानुगत आधार पर भी नागरिक नहीं हो सकते। फिर उन्होंने सकारात्मक दृष्टि से कहा कि नागरिक कौन है, तो उनका ये मानना है कि न्यायिक प्रशासन और राजकीय पदों में भाग लेने वाले व्यक्ति ही नागरिक हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि नागरिक के गुण क्या हैं। तो अरस्तु का ये मानना है और उन्होंने कहा है कि राज्य में नागरिकों में भिन्नता होती है, उनके गुण भी विभिन्न होते हैं, उनकी क्षमताएं भी समान नहीं होती हैं, लेकिन उनका उद्देश्य एक होता है, वो है राज्य का विकास। नागरिकों की तुलना नाविकों से की गई है। जिस प्रकार विभिन्न नाविक जो हैं जहाज़ में विभिन्न कार्यों का संपादन करते हैं, लेकिन सबका एक ही लक्ष्य होता है कि जहाज़ की सुरक्षा रहे, उसी प्रकार राज्य में भी नागरिक विभिन्न कार्यों का संपादन करते हैं, लेकिन उनका एक ही सामान्य उद्देश्य है कि राज्य का विकास हो। दूसरी खास बात है कि नागरिकों के लिए अच्छा मनुष्य होना आवश्यक नहीं है। अरस्तु ये कहते हैं कि अच्छे मनुष्य के गुणों का नागरिकों में होना या न होना आवश्यक नहीं है। कुछ नागरिकों के पास अच्छे मनुष्य के गुण हो सकते हैं, लेकिन सबके पास अच्छे मनुष्य के गुणों का होना वांछनीयता नहीं है। श्रेष्ठ नागरिक का जो गुण है वो क्या हो, इस प्रसंग में अरस्तु ये कहते हैं कि एक अच्छे नागरिक में शासन करने और शासित होने की क्षमता होनी चाहिए। वह एक स्वतंत्र मनुष्य की भांति शासक बन सके और शासित हो सके। तो ये उन्होंने नागरिक गुण के बारे में स्पष्ट किया है। विभिन्न प्रकार के नागरिक होते हैं अलग अलग शासन व्यवस्थाओं में। जैसे कुलीन तंत्र में श्रेष्ठ और कुलीन व्यक्ति ही प्रशासन कार्यों में भाग लेते हैं, तो वही नागरिकता के पात्र होते हैं। धनिक तंत्र में राजकीय पदों का वितरण धन के आधार पर होता है और धनी व्यक्ति ही प्रशासन में भाग लेते हैं। गरीबों का प्रशासन में कोई अधिकार या हाथ नहीं होता है। अरस्तु ने यह भी कहा है कि कुछ राज्यों में कानून के द्वारा विदेशियों को भी नागरिक बनाया जाता है। कुछ प्रजातंत्र राज्यों में यदि माता नागरिक है, पिता विदेशी है, तो उसके बच्चे भी नागरिक मान लिया जाता है। जिस राज्य की जनसंख्या कम होती है वह वर्णसंकर बच्चे भी नागरिक बना लिए जाते हैं, लेकिन जहाँ नागरिकों की संख्या अधिक होती है वहाँ दास और केवल नागरिक माता के बच्चों को ही नागरिकता से वंचित किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में नागरिकता उन बच्चों को दी जाती है जिनके माता पिता दोनों ही नागरिक होते हैं। अब ये विभिन्न विचार जो हैं उनके पश्चात भी अरस्तु की नागरिक की परिभाषा नहीं बदली है।
अंत में वो यही कहते हैं कि सच्चे अर्थों में नागरिक वही है जो राज्य में सम्मान और प्रशासन न्यायिक कार्यों में भाग लेता हो। अब इसके बाद अरस्तु के जो इस नागरिकता सिद्धांत की आलोचना आलोचक करते हैं और उसमें कुछ प्रमुख आलोचनाएं लेकर हम बात करते हैं। तो उसमें एक आलोचना है कि राज्य के दो विभाजन हो जाते हैं। आलोचकों का एक मानना है कि अरस्तु के नागरिकता के आधार पर राज्य के दो विभाजन कर दिए हैं, जिसमें नागरिकों की संख्या कम है और नागरिकता से वंचित लोगों की संख्या अधिक है। कैसे? अरस्तु दास, विदेशी, कारीगर, मजदूर, स्त्रियों को नागरिकता की श्रेणी में नहीं रखता, जिसका परिणाम यह है कि राज्य का बहुसंख्यक जो वर्ग है, जो नागरिकता से वंचित है, सदा क्रांति में संलग्न रहेगा, तो राज्य की व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। तो इस तरह से राज्य का डिवाइड कर देता है या राज्य का विभाजन कर देता है, ये आलोचना होती है उनकी। दूसरी महत्वपूर्ण आलोचना है प्रतिनिधि सरकार की उपेक्षा करते हैं। अरस्तु के नागरिकता विषयक विचारों में हमने पढ़ा कि नागरिक वही हो सकता है जो न्याय और प्रशासन में भाग ले। उनकी ये परिभाषा उस युग की प्रचलित प्रत्यक्ष प्रजातंत्रीय सरकार पर तो आधारित थी। उस समय प्रतिनिधि सरकार का प्रचलन नहीं था, क्योंकि स्टेट छोटे छोटे नगर राज्य के रूप में थे। आज प्रतिनिधि सरकार का युग है, क्योंकि नगर राज्यों का स्थान आज राष्ट्रीय राज्यों ने ले लिया है, बड़े बड़े राज्यों ने ले लिया है। और यदि न्याय और प्रशासन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने वाले व्यक्तियों को ही नागरिकता दी जाए, तो आज के युग में प्रतिनिधि सरकार विफल हो जाएगी, असफल हो जाएगी। आज के युग में राजनीतिक अधिकार सबको दिए जाते हैं। तो ये एक आलोचना है कि अरस्तु प्रतिनिधि सरकार की कल्पना नहीं कर सका। एक आलोचना है कि प्रजातंत्र के सिद्धांत के विरुद्ध है। वो तो इनके विचार नागरिकता के जब हम पढ़ते हैं उससे ही जाहिर है कि अरस्तु ने खुले शब्दों में लिखा है कि नागरिकता संबंधी जो परिभाषा है वो प्रजातंत्र राज्य के लिए है, और समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व भाव ये प्रजातंत्र के मूल स्तंभ हैं। और इन सिद्धांतों के आधार पर कारीगरों, मजदूरों, दासों, स्त्रियों को किसी भी स्थिति में नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। प्रजातंत्र राज्य में दास नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। वहाँ तो सभी मनुष्य धरातल पर समान होते हैं। तो अरस्तु ने इन सिद्धांतों की उपेक्षा की है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वो प्रजातंत्र के मूलभूत सिद्धांतों के विरुद्ध है उनका नागरिकता विषय विचार। एक उनकी आलोचना की जाती है अभिजात तंत्रीय परिभाषा। जो अरस्तु ने नागरिकता संबंधी विचार प्रस्तुत किए हैं वो अनुदार हैं, अभिजात तंत्रीय। कैसे? वो इस अर्थ में है कि इनका प्रयोग सीमित क्षेत्र में किया गया है। केवल अभिजात वर्ग और धनिक वर्ग ही नागरिकता के पात्र हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास ही अधिक संपत्ति होती है, उनके पास ही अवकाश होता है, और इसका प्रतिफल ये होगा कि वो ही निश्चिंत होकर शासन में भाग लेते हैं। शेष जो गरीब जनता है वो तो रोजी रोटी में ही अपना जीवन अर्पण कर देती है। तो उनकी ये जो डेफिनेशन है सिटीजनशिप की, नागरिकता की, वो अभिजात तंत्रीय है। ये आरोप लगाया जाता है, ये आलोचना की जाती है। और एक आलोचना उनकी है कि नागरिकता के लिए संपत्ति, अवकाश आवश्यक नहीं है। अरस्तु ने संपत्तिशाली व्यक्ति के पास ही अवकाश हो सकता है, और ऐसे में ऐसे व्यक्ति ही न्याय और शासन में भाग ले सकते हैं। जो बहुसंख्यक वर्ग है अर्थात मजदूर, कारीगर, दास, उनके पास संपत्ति और अवकाश दोनों ही चीज़ नहीं है। आज नागरिक का गुण जो है संपत्ति और अवकाश नहीं है। बिना संपत्ति अवकाश के भी नागरिकता का उपभोग किया जा सकता है, जैसा कि आज के प्रतिनिधि सरकार में ये चीज़ प्रचलित होती है।
तो ये अरस्तु के नागरिकता विषयक विचारों की आलोचना होती है। इसके अलावा एक आलोचना ये भी की जा सकती है कि श्रेष्ठ मानव का गुण श्रेष्ठ नागरिक के लिए आवश्यक नहीं। अरस्तु ने श्रेष्ठ मानव और श्रेष्ठ नागरिक के गुणों का विस्तार पूर्वक विवेचन किया है और उनका ये मानना है कि श्रेष्ठ नागरिक बनने के लिए श्रेष्ठ मानव के गुणों का होना आवश्यक नहीं, लेकिन उसने श्रेष्ठ शासक के लिए श्रेष्ठ मानव के गुणों से युक्त होना आवश्यक कहा है। अब ये सत्य है कि श्रेष्ठ मानव ही श्रेष्ठ शासक हो सकता है और मानवीय गुणों से हीन कोई भी शासक राज्य को उचित रूप से नहीं चला सकता। लेकिन श्रेष्ठ नागरिक के लिए भी श्रेष्ठ मानव का गुण वांछनीय है। अब श्रेष्ठ मानव ही सच्चे अर्थ में श्रेष्ठ नागरिक हो सकता है। मानवीय गुणों से हीन, चरित्र से भ्रष्ट व्यक्ति श्रेष्ठ नागरिक तो नहीं हो सकता। श्रेष्ठ मानव होना तो दूर की बात है। यहाँ पर अरस्तु ने श्रेष्ठ नागरिक को श्रेष्ठ मानव के गुणों से विभूषित न करके अन्याय किया है। तो अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों की आज के परिप्रेक्ष्य में ये आलोचनाएं की जाती हैं। निष्कर्ष में हम यही कह सकते हैं कि अरस्तु ने जो नागरिकता संबंधी जो विचार प्रस्तुत किए हैं वो तात्कालिक युग के तथ्यों पर आधारित हैं। उस समय उन्होंने जो नागरिकता की डेफिनेशन दी वो यूनानी जगत में वैचारिक रूप से प्रचलित थी, व्यवहारिक रूप से प्रचलित थी। उस समय यही था कि नागरिक उन्हीं को माना जा सकता था जो न्याय और राज्य की सेवाओं में भाग लेते थे। लेकिन युग परिवर्तन के साथ अरस्तु के जो नागरिकता संबंधी विचार हैं वो पीछे पड़ गए हैं। उनके विचार यूनानी नगर राज्य तक सीमित रखना चाहिए या उसी के संदर्भ में उनका विचार करना चाहिए। लेकिन आज के युग में भी हम देखें तो ये सही है कि अरस्तु ने एक बहुसंख्यक वर्ग को नागरिकता के अधिकारों से वंचित कर दिया, लेकिन उनके नागरिकता विचारों में ये सत्य तो आवश्यक है कि आज के परिप्रेक्ष्य में अशिक्षा के कारण नागरिकता का सही उपयोग नहीं किया जा रहा। नागरिकगण अपने मताधिकार का मूल्य नहीं समझते। जननायक जो हैं जनजीवन से मखौल कर रहे हैं। ऐसे में उनके जो विचार हैं उनका अपना एक महत्व है। यद्यपि उनका पूरी तरह हम अंधानुकरण नहीं कर सकते, लेकिन उनके सत्य अंश को देखकर हम प्रजातंत्र की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं और इसी विचार में मानव का कल्याण निहित है। धन्यवाद।